नमस्कार, बुलेटिन ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। आज बुलेटिन ऑफ बिहार की टीम पहुंच चुकी है पटना बोरिंग रोड में विवेकानंद मार्ग में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां बच्चों को स्पीच थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी और बहुत सारे थेरेपी के बारे में बताई जाती है। ऑटिज्म के बारे में बहुत सारे बच्चे या गार्जियन अवेयर नहीं होते हैं, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन साझा किया जाता है। और यहाँ बिल्कुल एक स्कूल की तरह, जैसा कि आप वीडियोस में देख सकते हैं, सारे बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से थेरेपी दी जा रही है और बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। डॉक्टर साची गुंजन का यह थेरेपी सेंटर है और नाम हुआ इसका प्रोडिजी सेंसरी इंटीग्रेशन एंड रिहेब फाउंडेशन फॉर किड्स। साची जी, आपका तो पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में इंटरव्यू देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर शची गुंजन, प्रोडिजी सेफ की डायरेक्टर, और आज हम बात करेंगे ऑटिज्म और बहुत सारे ऐसे बिहेवियर एबनॉर्मेलिटी के बारे में, ऐसा कंडीशन जिसमें कि बच्चों के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, डेवलपमेंट डिले है या सेरेब्रल पैल्सी है, डाउन सिंड्रोम में, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हम आज बात करेंगे। सची जी, सबसे बेसिक चीज़ें आप बताइए कि इतने सारे बच्चे हैं आपके पास जो पढ़ रहे हैं, इनके गार्जियन ने कैसे फाइंड आउट किया कि इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है और इसको डायग्नोस कैसे किया? सबसे पहली बात है, जैसा कि आपको गार्जियंस भी बताएंगे, कि बच्चा जो है अपने नाम का रिस्पांस नहीं करता है, आई कांटेक्ट नहीं करता है, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इसके अलावा वो अपने आप में खेलते रहता है, जहाँ 4 बच्चे हैं वहाँ वो अलूफ होकर के, अकेले होकर के खेलते रहता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे माँ बाप को बहुत ज़्यादा, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ बाप को भी नहीं पहचानते हैं, अपने घर में जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी नहीं पहचान रहे हैं। तो ये सारे लक्षण आपको दिखते हैं। शुरू में लगता है कि बच्चा देर से बोल रहा है या नहीं, ये खेलने में व्यस्त है, बट ऐसा नहीं है। जब वो नाम का रिस्पॉन्स नहीं करे, आपके बुलाने पे वो नहीं आए, तो आप अलर्ट हो जाइए ज़रूर। क्या रेशियो है मैडम, एक विश्व स्तर पर और एक इंडिया का स्तर पर, कि ऐसे लड़कों की संख्या कितनी है? विश्व स्तर पर तो इसका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है रेशियो। हर 10 में से 1 बच्चे में ये पाया जा रहा है। इंडिया में भी अभी जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग हर 50 बच्चे में से 1 बच्चे में इस तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, और ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और इससे हमें फाइट करना होगा और चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन, जितनी जल्दी बच्चा हमारे पास आता है उसका रिजल्ट, उसमें सुधार की संभावना उतनी ही अच्छी होती है। कोई टाइम बाउंड होता है कि बच्चे में अगर कोई इशू हो, जैसे स्पीच थेरेपी की ही इशू हो, बच्चा बोल नहीं पाता हो, तो कितना टाइम लगता है आपके यहाँ आने के बाद? यूजुअली हमारा जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने से 2.5 साल का हम रखते हैं। डिपेंड करता है कि बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी कैसी है, और धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे आउटकम निकल के आता है। सिर्फ हमारे यहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, बिहेवियर थेरेपी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर बच्चे में एक चीज़, हम जैसे कुछ बच्चे ओटी में अच्छा करने लगे, रिस्पॉन्सेज आ गए, स्पीच अच्छा हो गया, कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, स्पेशल एजुकेशन में भी बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, बट कभी कभी बिहेवियर इश्यूज रह जाते हैं, तो उसके लिए हम बिहेवियर थेरेपी भी करवाते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इन एक बच्चे के डेवलपमेंट में ज़रूरी होती हैं कि आपको कहाँ कैसे बिहेव करना है, वो सारा हमारे इस इंस्टीट्यूट में मिल जाता है। इसके अलावा जो बच्चे काफ़ी बड़े उम्र के हो गए, छोटे बच्चे तो नॉर्मल स्कूल जा रहे हैं, लेकिन अगर 5 साल के बाद हमारे पास बच्चा आता है तो नॉर्मल स्कूल में उनको जल्दी नहीं एक्सेप्ट किया जाता, क्योंकि वो काफ़ी हाइपर होते हैं और नॉर्मल बच्चों से अलग बिहेव करते हैं। तो उनके लिए प्री स्कूल की लर्निंग भी हम करवाते हैं, 2 घंटे की स्कूल बेस्ड सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं, ताकि जब बच्चा स्कूल में एडमिशन के लिए जाए तो एक प्रॉपर तरीके से उसका एडमिशन हो सके। मान लीजिए कोई एक बच्चा है जो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, क्या उसको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए, यूजुअली ये जो प्रॉब्लम है आपको 1.5 से 2.5 साल के बीच में दिखती है। बच्चा आपको 18 महीने तक बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा, लगेगा कि बुलाने पे आ भी रहा है, माँ बाप को पहचान रहा है, मम्मा घूमने चलो, यहाँ तक भी बोला हुआ बच्चा, और 2.5 साल के बाद अपनी मम्मा को नहीं पहचान रहा है। तो ये इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। तो ये आपको अर्ली डिटेक्शन नहीं होता, लेकिन जब भी बच्चा सोशल रिस्पॉन्स में आता है उस वक्त थोड़ा सा उस पर अलर्ट होने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा कितना सोशली रिस्पॉन्स कर पाता है। ये चीज़ें हैं, आउटकम है। स्कूल में यूजुअली इस तरह के बच्चे
चूंकि ये 2.5 साल की से 3 साल की उम्र में पता चल जाता है, तो प्री स्कूल से ही पहले पता चल जाता है कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है। वो सोशली वो जाएगा भी स्कूल में तो अपने इस ग्रुप के बच्चों के साथ मिंगल नहीं होगा, खेलेगा नहीं, टीचर का इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेगा, चलो प्रेयर की लाइन बनाओ, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो बात पे ध्यान ही नहीं देगा, समझेगा ही नहीं कि उससे क्या बोला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें स्कूल से पहले ही आपको पता चल जाती हैं, बट पेरेंट्स को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। नहीं, अगर लेट हो जाए, अगर मान लीजिए बचपन में पता ना चले और 8-10 सालों में पता चले, तो उसमें क्या किया जा सकता है? नहीं, ये पता चलता है तो ये 1.5 से 2.5 साल की एज में ही आपको आउटकम निकल के आएगा, क्योंकि 2.5 साल के बाद ये फिर बीमारी नहीं होती। 2.5 या 3 साल 3.5 साल तक हम मान के चलते हैं मैक्सिमम, उस वक्त तक ये प्रॉब्लम बीमारी नहीं है, बल्कि एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। तो ये डिसऑर्डर उस वक्त नहीं आपको रियलाइज, उस वक्त ही आपको रियलाइज होगा, उसके बाद नहीं ये डेवलप होता है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो 3.5 साल तक के बच्चों में आपको अर्ली डिटेक्शन में पता चल जाएगा। और ये बिहेवियर एबनॉर्मलिटी अगर 8-10 साल की उम्र में वो नहीं, इस तरह का सिचुएशन नहीं डेवलप होता। वंस एक बच्चा अगर सोसाइटी में रिहेबिलिटेट कर गया तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है उसकी। फिर आपके साथ एक गार्जियन भी हैं, इनसे थोड़ा जानेंगे कि अपने बच्चों को इन्होंने डायग्नोस कैसे किया है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो यही जानना चाहेंगे आपके बच्चे की एज कितनी है और आपने कैसे डायग्नोस किया, या कि कोई भी इशू है इसके साथ, और उसका रिजॉल्व हुआ तो कितने दिनों में हुआ और कितना इम्प्रूवमेंट है? धन्यवाद सर आपका। सर एक्चुअली मैंने डायग्नोस किया उसके 2 साल उम्र होने से पहले, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने तरफ से लेट नहीं करा। सबसे पहले तो मैं घर पे ही जितना मेरे से हो सका उसके साथ कांटेक्ट या रेपो बिल्ड फॉर्म करने की कोशिश करी। उसके बाद देन आई कांटेक्टेड हियर, ठीक है। एंड उसके बाद जब हम यहाँ पे ज्वाइन किए तो पहले जैसे बाबू कॉन्फिडेंस लेस टॉक करता था, एंड more and less he is normally involved in alphabets and numbers, and well behave करता था during only मतलब स्टडी टाइम पे। लेकिन क्योंकि इस टाइम पे उस एज में स्टडी से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बच्चा सोशलाइज हो, सबको पहचाने, सिचुएशनल बेस्ड बात करे, आई कांटेक्ट करे, कॉन्फिडेंस करे, अपने उम्र के बच्चों के साथ खेले। तो सबसे पहले उसके लिए उसको सोशल एक्सपोजर देना शुरू किए, और साथ ही साथ प्रौद्योगिकी में उसका हमेशा ओटी का सेशन चलता रहा। ओटी के सेशन से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि उसमें स्पीच का हमको ज़रूरत नहीं पड़ा। आई थिंक दैट ही इज़ गुड इन लर्निंग। तो इसके चलते बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ कि सिचुएशनल बेस्ड बात सिखाने के लिए भी वो नॉर्मली इन्वॉल्वमेंट में रह के बच्चों के साथ अपने आप कैप्चर किया सारी बातों को, और वो सीखा, क्योंकि उसमें अटेंशन आया, पहले अटेंशन नहीं था। एंड अभी जो काम चल रहा है मेरे बच्चे पे, यहाँ पे नॉर्मली ओटी तो रन हो रहा है क्योंकि ही इज लेस देन 3 years, एंड मेनली फोकस है हम लोग का उसके बिहेवियर पे। जैसा कि मैम ने कहा कुछ देर पहले कि कोई बच्चा अगर मान ले एजुकेशन में ठीक है, ओटी में भी अच्छा है, सारी बात सबका मान रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बिहेवियर का प्रॉब्लम है, तो उस पर काम चल रहा है। और एज तो सर अभी बताएं हम आपको कि 1.5 years के बाद डायग्नोज किए, खुद डायग्नोज किए, क्योंकि एक मदर को आई थिंक सर सबसे पहले पता चल जाता है दैट मतलब क्या चेंज आ रहा है उसके बच्चे में, वो एक मदर को सबसे पहले पता चल जाता है। और जो मैम बोली कि जो एज फैक्टर है वो 3.5, बिल्कुल इसी एज में ये डायग्नोज होने का चीज़ है, क्योंकि उसके बाद जो है लेट हो जाता है। और वैसे भी कहा जाता है कि 5 साल से पहले बच्चे का जो ब्रेन है वो नॉर्मली डेवलप हो जाता है। नाउ ही इज रेडी ओनली फॉर द IQ एंड इमोशनल क्वोशेंट विच विल हैपन ओनली आफ्टर 5 years। तो अगर 5 साल तक का बच्चा अगर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है और सब कुछ में ठीक है, आपकी बातें सुन रहा है, आई कांटेक्ट है, कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है, देन ही इज ओके। मतलब उसके बाद आई डोंट थिंक कि ऐसा प्रॉब्लम आएगा, है ना मैम। और इससे पहले ही ये प्रॉब्लम आता है, और पेरेंट्स को सर इसलिए कहा भी जाता है कहीं ना कहीं कि 3 साल तक बच्चों पे बहुत कड़ा नज़र रखना चाहिए, तभी ये चीज़ रिजोल्व हम लोग कर पाएंगे। सची गुंजन जी का तो जो थेरेपी सेंटर है, इसके बारे में पता कहाँ से चला आपको? ये सर मेरी एक सिफाली मैम फ्रेंड है, बैंक ऑफिसर सी इज आल्सो, तो उनके द्वारा हमको पता चला कि यहाँ पे प्रौद्योगिकी है, क्योंकि उनके बच्चे भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनके थ्रू पता चला हमको। मैम, तो इतना सची जी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी गार्जियन को, कुछ आसान तरीके नहीं है कि उन्हें पता चल जाए कि हाँ कुछ इशू है बच्चे के साथ? जैसे मान लीजिए मैम एजुकेटेड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, तो इन्होंने पता कर लिया, आम आदमी कैसे पता करे, क्या करना चाहिए इसके लिए?
देखिए, इसका कोई डिटेक्शन ये इक्विपमेंट्स नहीं आता है। जैसा कि बहुत सिंपल फॉर्म है, आपका बच्चा जो है आपके बुलाने पे नहीं आ रहा है, आपने 10 बार बुलाया, बाबू इधर आओ, या जो भी उसका नाम है, राजू इधर आओ, और उसने एक बार भी पलट के नहीं देखा, ठीक है, इसका मतलब है कि बच्चा, आपको एक बार लगता है कि शायद बच्चा नहीं बोल रहा हो, लेकिन जब आप उसको बोलिएगा ये तुम चिप्स लो, जो उसको बहुत पसंद है, तो वो पलट के तुरंत आएगा। या उसको आप राइम्स लगा दीजिए या ABCD लगा दीजिए, जो उसकी पसंद का चीज़ है, या कोई म्यूजिक लगा दीजिए, वो तुरंत आएगा। इसका मतलब सुनने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो वैसी चीज़ को सुनना या और समझना चाहता है जो वो पसंद करता है। तो ये होता है कम्युनिकेशन गैप, इसको कहते हैं सोशल इंटरेक्शन जो है, बिहेवियर उसका इम्पेयर्ड है, सोशली वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो वहीं से हमको एक पता चलता है कि अच्छा मेरा बच्चा बुलाने पे नहीं आ रहा। अगर कोई चीज़ वो मांग रहा है या आप उसको दे रहे हैं और वो आंख में आंख डाल के नहीं बोलता है, मम्मी ये चीज़ दे दो, मम्मी भूख लगी, या कोई भी चीज़, यूजुअली बच्चे इतना बोल भी नहीं पाते हैं, पर वो आप बोल रहे हैं इधर आओ, तो आपकी तरफ ना देखकर कहीं और देख रहा है। आई कांटेक्ट जैसे एक नॉर्मल कम्युनिकेशन में आंख डाल के इंसान बात करता है, वो बिल्कुल नहीं है उसका। तो उससे हमको अलर्ट हो जाना है। प्लस लगेगा कि जहाँ 10 बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ मेरा बच्चा कोने में अकेले बैठे हैं, अपने आप में खेल रहा है, या उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहा है, देख भी नहीं रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत पहले पता चल जाती हैं, ठीक है। तो इनसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बच्चे में इस तरह का इश्यूज आ सकता है या आ रहा है। अभी मैंने बाहर बच्चों की वीडियोस बना रहा था, तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ बच्चों को शायद थेरेपी या मालिश टाइप का किया जा रहा था, वो चीज़ क्या है? जो आपने देखा रैपिंग करके और बॉल प्रेशर, ये हाइपर बच्चों के लिए होता है। ये बच्चे बहुत ज़्यादा एक जगह कहीं बैठते नहीं हैं, इनका है कि वो बिना काम के, बिना हाथ में कुछ लिए 2 सेकंड भी नहीं बैठेंगे, और बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमना, भागना, दौड़ना, स्क्रीम करना, कोई एक बच्चे चीखते चिल्लाते हैं। तो इन बच्चों को थोड़ा सा जॉइंट प्रेशर और सेंसरी स्टिमुलेशन के लिए रैप किया जाता है, थोड़ा शांत करने के लिए, और उनको हम लोग कुछ लाइट्स दिखाते हैं जो कि उनके फोकस और ये को कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। तो वो थोड़ी देर के लिए, ये धीरे धीरे इसको हम ड्यूरेशन बढ़ाते जाते हैं। यूजुअली हम पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि जब बच्चा हाइपर है देन उसको रैप करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए, वो स्थिर और शांत हो जाएगा। उसके बाद बच्चे जो है, अब उसके बाद कुछ भी काम कराओगे तो वो फोकस और कंसंट्रेशन में रहते हैं। तो ये उनको एक प्रेशर थेरेपी एक तरीके से दी जाती है, ताकि वो बच्चा शांत रहे जो बच्चा हाइपर है। बच्चे तो अचानक किसी को देखा जाता है कि कंपैरिजन करें, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत गुस्से वाले होते हैं, तो क्या उसके लिए भी ये थेरेपी कारगर होगी? जी बिल्कुल। ऐसे बच्चे यूजुअली गुस्सा होने का एक ही रीज़न है कि इन बच्चों को आपकी बात नहीं माननी होती है। ये बहुत स्टबर्न होते हैं और इनकी मर्जी के खिलाफ आप कुछ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ा होते हैं। तो ये थेरेपी उस पर भी बहुत काम करती है कि एक बार बच्चे रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बट हम उन्हें ट्रेनिंग के थ्रू बस अपने वॉइस कमांड और ये कि जो यू हैव टू डू इट, आपको ये करना है। बिहेवियर थेरेपी में ये ट्रेनिंग भी देते हैं। कुछ उनको स्टिमुलेशन जो उनको अच्छा लगता है, जैसे मुझे अपनी मर्जी का कुछ करवाना है पर दे आर नॉट रेडी टू डू, तो कुछ उनकी मर्जी का कुछ अच्छा चीज़ दे दिया, या उनको कोई चीज़ पसंद है तो हमने क्या किया, आप ये कर दो तो आपको ये मिलेगा। और ये बहुत कई एक बार समझने में उनको दिक्कत होती है, बट ये हमेशा उनको डेमो करके दिखाना पड़ता है। देन वो लर्न करते हैं कि अगर मैं इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, अगर मैं शांति से बैठा या इनकी बातों को माना या पढ़ा अच्छे से, तो मुझे मेरी पसंद की चीज़ मिलेगी, मुझे पसंद के खिलौने से खेलने मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसको ट्रेनिंग के तहत देते हैं। प्लस OT में हम उसके फोकस कॉन्सेंट्रेशन पे काम करते हैं। कई एक बार बच्चे बहुत स्टबर्न होते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो भी थेरेपिस्ट का ये पर्पस होता है कि वो उसको शांत करें और उससे अपने जो वो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको वो फॉलो करना ही करना है। क्योंकि अगर छोड़ देते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो करना तो और भी ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं। उनके चीख चिल्लाने पे हम लोग अगर बहुत ज़्यादा फोकस करें कि बच्चा बहुत रोया, अब नहीं करना है, तो वो ज़्यादा स्टबर्न, क्योंकि वो एक बिहेवियर बना लेते हैं कि अगर मैं रोऊंगा, चिल्लाऊंगा तो मुझे ये चीज़ करने के लिए नहीं फोर्स किया जाएगा। तो ये सारी ट्रेनिंग हम लोग उनको देते हैं। एक सोशल इम्पैक्ट भी होता है कि मान लीजिए एक डॉक्टर है और हमारी फैमिली से कोई अगर डॉक्टर हो जाए, किसी से जब वो मिलता है, अगर वो शुगर या डायबिटीज़ का डॉक्टर है तो हर जगह डायग्नोस ये करता है कि हो सकता है कि इस आदमी को डायबिटीज़ होगा, डायबिटीज़ में ये चीज़ें करनी चाहिए। तो आपका भी सोशल इम्पैक्ट इसमें क्या पड़ता है? लोग क्या सोचते हैं? आप भी किसी बच्चे से मिले और किसी गार्जियन को आपने बताया कि हाँ प्रॉब्लम ये डायग्नोस किया आपने, तो वो इस चीज़ को कितना एक्सेप्टेंस होता है कि एक्सेप्ट कर लेता है? यूजुअली बहुत बार ऐसा मॉल वगैरह में मैंने देखा है, या ये लोग जैसे पेरेंट्स ही बोलते हैं कि मैं गई थी,
और मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा से अभी नॉर्मली खेल रहा है, बट उस बच्चे में मुझे ज़्यादा इशू दिखा और मैंने बताया भी कि आप अपने बच्चे के ये करवाइए, लेकिन पेरेंट्स को एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं होता है कि मेरे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। तो यही एक बहुत बड़ी वजह है कि ये जो है, अगर हमारे पास अर्ली इंटरवेंशन, यानी कि बहुत पहले बच्चा नहीं, जैसे इनका बच्चा बहुत पहले आ गया ना, ही इज़ क्वाइट नॉर्मल, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, बस ये अब रिव्यू में आती है कि फर्दर वो चीज़, क्योंकि 5 ईयर्स तक हम ये मान के चलते हैं कि ये रिस्क जोन में रहता है बच्चा, तो बस उसके लिए, उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, तो उस रिस्क जोन फैक्टर को हटाने के लिए आ रही हैं। अगर ये भी जाती हैं और बोलती भी हैं तो पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। और मैं एज अ थेरेपिस्ट बोलूँ तो शायद और भी लोगों को बुरा लगे कि मैं शायद अपने काम का प्रचार कर रही हूँ या ज़बरदस्ती बच्चे में प्रॉब्लम खोज रही हूँ। ऑल्दो पेरेंट्स को पता होता है कि मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है, पर कई बार हम जान के भी, चाहते हुए भी नहीं बोल पाते हैं। पेरेंट्स बोल लेते हैं क्योंकि उनके बच्चे में प्रॉब्लम है तो वो रिलेट कर लेते हैं और वो बोल भी पाते हैं क्योंकि उनको वहाँ पर कोई ये प्रोफेशनल नर्स नहीं रहता, बट कई एक बार ये चीज़ें होती हैं। तो एक सोशल स्टिग्मा है कि पेरेंट्स जो इसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है। हालांकि ये इसमें क्योर बहुत अच्छे से हो जाता है अगर बहुत पहले बच्चे आ जाते हैं। और आपका बच्चा अगर ऑटिज्म में भी है तो ये कैन बी अ गुड लर्नर, वो आपका ऐसा नहीं है, वो आगे चल के कंप्यूटर में भी अच्छा कर सकता है, मे बी कंप्यूटर इंजीनियर बन जाए। हो सकता है कि सोशली हमारे आपके जैसा बहुत बात नहीं करे, कम्युनिकेट नहीं करे, बट ऐसा नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता है लाइफ में। नमस्कार, मैं डॉक्टर शची गुंजन, मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और मैं प्रोडिजी सेंसरी इंटीग्रेशन एंड रिहैब फाउंडेशन फॉर किड्स नाम की एक संस्था चलाती हूँ। यह संस्था स्पेशल नीड के बच्चे जो कि ऑटिज्म से ग्रसित हैं, ADHD से ग्रसित हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टी, स्पीच प्रॉब्लम, सेरेब्रल पैल्सी, डाउन सिंड्रोम, डिलेड माइलस्टोन, इन सब समस्याओं से ग्रसित हैं, उनकी संस्था चलाती हूँ। हमारी ये संस्था विवेकानंद मार्ग, बोरिंग रोड में 5A/17 एक अपार्टमेंट है, वहाँ स्थित है। और इस तरह के बच्चों पे हम एक डेडिकेटेड वे में पूरी टीम को रखे हुए हैं। ये हमारी टीम फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन, बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, इन सब पे काम करती है। इन सब के अलावा मेरे इस सेंटर पे इन बच्चों का एक स्कूल भी चलता है। जो बच्चे ऑटिज्म में अब ज़्यादा उम्र के हो चुके हैं और एक नॉर्मल स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, पर उनके लिए लर्निंग और पढ़ाई ज़रूरी है, इन बच्चों के लिए हमने एक स्पेशल स्कूल भी खोल रखा है और इन बच्चों को स्कूल की भी सुविधा यहाँ दी जाती है थेरेपीज़ के अलावा।